इमरान खान ने अपनी सारी ताकत ज़ाया कर दी है। उनको तो फांसी लग गया। इसको ना किसी ने कत्ल करना है, ना इसको फांसी लगाना है। ये जेल में है, जेल में रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। पहला पार्ट आपने मंजूर गिलानी साहब के साथ हमारा देखा। अब हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे और आइए चलते हैं गिलानी साहब की तरफ। जब डिक्टेटर्स इक़्तिदार में होते हैं तो उनके साथ बहुत सारे उनके लोग होते हैं मिलिट्री के, जो कि उनके साथ साथ चल भी रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी होते हैं, लेकिन जब रिटायर होते हैं तो एक बड़ी ही क्रिटिकल किताब लिखते हैं और फिर उसके अंदर वो कहते हैं कि यूं होना चाहिए था, नहीं हुआ, व्हाट इफ़ ये हो जाता, व्हाट इफ़ ये हो जाता। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि वो फिर मैं आप लेकिन कम से कम हमें रहनुमाई तो मिलती है ना उन किताबों से। मैं एक अर्ज करूं, साहबजादा यकूब अली खान था जी, मशरकी पाकिस्तान में। उसने याह्या खां को कहा कि ये काम ना करो और वो घर आ गया था। बिल्कुल। या तो ये लोग घर आ जाते ना। हाँ जी, ऐसा कोई बहुत कम वाक़यात है। ठीक है, जिसने ये नहीं किया वो क्या कहना चाहता है? अभी क्या बेचता है वो? आखिरी वक्त तक उसने उसका साथ दिया। अब देखें ना, अयूब खां के साथ जो जर्नैल थे, मैंने मतलब 2-4 नाम भी लिए हैं, उसके अलावा भी थे। ये याह्या खां ब्रिगेडियर था जब मार्शल लगा, एक ब्रिगेडियर शेर बहादुर था। ये 2 ब्रिगेडियर थे अयूब खां के ख़ास बंदे। अच्छा, करीब तरीन। उसके जो जर्नैल थे उनसे भी ज़्यादा करीब ये थे। ये होता है ना जी, बिल्कुल होता जब एक आदमी इक़्तिदार में होता है। तो ये अयूब खां के साथ थे, आखिरी वक्त तक रहे और तभी उसको कमांडर इन चीफ बना दिया। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह याह्या खां के साथ थे, जनरल उमर था, फलां था, जनरल हमीद। जनरल गुल हसन ने किताब भी लिखी है, आपको पता है, वो जो मुस्तफ़ा खर ने जो पिस्तौल साथ लगा के उनको पूरा पिंडी से लाहौर लेके आए। तो उसके लेकिन ये वाली लेकिन अब चूँकि अब ये देखें कि ऑल सेड, यहाँ तक तो हमें ये देखना चाहिए कि जो भी हुआ, लेकिन अब वो हमारे पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा बन चुका हुआ है। तो आपके ख्याल में एक प्योर डेमोक्रेसी तो कहीं भी ज़ाहिर है नहीं है दुनिया में, तो उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो आप अभी कह रहे थे कि अब हमारे अंदर शऊर आता जा रहा है एज ए नेशन। तो कितना शऊर था ज़ियाउल हक और मुशर्रफ के दौर में, या लोग वहाँ पे भी फ़ायदे ले रहे थे? खुशामदी टोला तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आज भी है। नहीं, वो हर वक्त होता है। ये बात नहीं है। वो तो भाई खिलाफते राशिदा में भी था। मेरा ये फिक्रा बड़ा सख्त है, लेकिन था ना। बिल्कुल था। ये इंसान की फितरत है, इसको आप रोक नहीं सकते। वो किसी ना किसी तरीके से खुशामदी आते हैं, वो आके अपनी बात करते हैं। तो ठीक है, उनका भी राइट है, वो करते रहे। हर इंसान की अपनी एक हिकमत अमली है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ कि अवाम का जो इज्तिमाई शऊर है वो इतना बुलंद हो गया है कि आज सड़क पे जाता हुआ आदमी हो, कोई रेडी चला रहा हो, कोई कार चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में दर्स दे रहा है, सबको पता है कि पाकिस्तान का निज़ाम क्या है। एक ज़माने में ये हाइब्रिड पता नहीं होता था। जी हाँ, अब बहुत ये सोशल मीडिया भी उसमें की एक वजह, सोशल मीडिया भी है, लोगों की एक तसलसल के साथ कुर्बानी है जी। जिन लोगों ने जदोजहद की है उनको खराजे तहसीन पेश करना। जी हाँ, बिल्कुल। आज कोई भी लीडर है, वो जो भी बात कहता है, उसकी पार्टी के अपने साथी उस पर तनकीद भी करते हैं, उसकी तौसीफ भी करते हैं, जी, तनकीद भी करते हैं। हमारा जो कल्चर था तहरीक इस्तिकलाल का, हम तो उस पर फ़ख्र करते हैं कि हम एयर मार्शल असर खां को सामने बिठा के कहते थे कि ये बात आपकी हम नहीं मानते। उसकी ये वजूहात हैं और उनको अपनी बात को वापस लेना पड़ता था। एयर मार्शल असर खां एक इंसान थे
कोई फरिश्ते थोड़ी थे। जी हाँ। उनसे भी गलतियां हुई हैं। सियासत में अच्छे काम भी होते हैं, जब वो सियासत में आए तो अच्छे काम भी किए और उनसे गलतियां भी हुई और उसका नतीजा भी भुगता, उन्होंने भी भुगता, हम सब ने भुगता। तो लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो आवाम का शऊर है वो उस सतह पे है जो इससे पहले कभी नहीं था। जी। अच्छा, मैं वैसे इस तरफ आपको लाना चाह रहा था कि आपके इसके ऊपर क्या व्यूज़ हैं कि आप एक तो आप इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आते हैं इक़्तिदार में, या कई दफ़ा नहीं भी आते, लेकिन उनकी जो मुखालफत होती है उसकी वजह से आप, ये एक साइकिल है। भुट्टो साहब भी इसी तरह ही थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हुए, लोग उनके साथ आ गए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ही आए थे। अयूब ख़ान को डैडी कहते थे। फिर उसके बाद ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना है मशरक़ी पाकिस्तान में, मुजीबर रहमान भी इसी तरह ही पॉपुलर हो गए। तो उसके बाद आप देखते हैं कि नवाज़ शरीफ को जलावतन किया गया, वो भी बहुत पॉपुलर हो गए। और उसकी बेसिस पे, चाहे उनका प्रिंसिपल स्टांस था या नहीं था, लेकिन ये जो इस्टेब्लिशमेंट की एक इंटरवेंशन है, उससे आप एक बहुत बड़ा एक लीडर बना देते हैं, जबकि वो शायद डिज़र्व ना कर सकता हो। यही हाल आजकल तहरीक इंसाफ का है। उनको भी इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल पाला पोसा। अब चूंकि वो उनको दे फील एग्रीव्ड, तो उनकी भी पॉपुलैरिटी आप देख लें कि लोगों के अंदर उसी तरह ही है जैसे कि ये एक सिलसिला चलता आ रहा है। ये सिलसिला कब टूटेगा? बिकॉज़ ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में पॉइजनस सी एक रेमेडी है हमारे लिए, क्योंकि इससे सही लीडर तो ऊपर नहीं आता ना। तो आप इसके बारे में ज़रा अपना जो एक्सपीरियंस की बेस पे बताएं। मैं कर्ज करूं कि जितने आपने नाम लिए हैं, शेख मुजीबर रहमान को अलग कर दें। उनको अलग कर दें, वो नहीं थे इसमें। उनकी पोजीशन और है। जी बिल्कुल। और भुट्टो साहब की और है। जी हाँ। भुट्टो साहब को तो जब निकाला गया ना 66 में वजारत से, जी, तो उन्होंने अयूब खान का वो बेटा जिंदा है अभी, ताहिर अयूब, इस्लामाबाद में रहता है। अच्छा। भुट्टो साहब उसके पास गए और उसको जाके कहा कि मुझे दोबारा वजीर बनवाओ, अपने अब्बे से बात करो। अच्छा, यानी कि बिहाइंड द सीन्स ये बातें हो रही होती हैं आपका। ये फिर कुछ लोग नाराज होंगे, पॉलिटिकल स्टांस और होता लेकिन है। मैंने बतलाया है ना कि वो अभी जिंदा है। जी हाँ, जी हाँ। उससे पूछ ले जाके। तो ताहिर अयूब अपने वालिद के पास गया और उसने कहा कि ये मुझे आया मैसेज कि जुल्फी, मैसेज नहीं, उसने कहा जुल्फी आया था और जुल्फी ये कहता है कि मुझे दोबारा मेरी माफ़ी तलाफ़ी करा दो। तो अयूब खान ने कहा कि तुम फलां बंदे को जाके मिल लो। वो मिलने के लिए चला गया। बाप ने तरीके से उसको टाल दिया। जी हाँ। तो जब उसके पास गया तो उसने कहा कि ताहिर साहब ये ठीक है, जुल्फी को वज़ीर बना लेते हैं, तो उसको जाके कह दो, एक तो वो वज़ीर ख़ारजा नहीं लगेगा, नंबर 1, और नंबर 2 उसको लिख के देना पड़ेगा कि मुझे वज़ीर बनाओ। अच्छा। तो ताहिर कहता है, ताहिर अयूब खान, उसने कहा ये तो नहीं हो सकता कि वो मैं उसे कहूँ तुम लिख के दो, वजारत इस तरह तो नहीं होती। जी। उसने कहा फिर उसकी मर्जी है। यानी कि भुट्टो साहब ने कोशिश की। जी हाँ। वो अयूब खान नहीं माना, तभी उसने अपने एक फेडरल सेक्रेटरी के पास भेज दिया ना। हाँ जी। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसी तरह आजकल भी है। मैं उसकी तरफ आता हूँ। मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था, एक थोड़ा सा हिस्टोरिकली गोइंग बैक अ लिटिल बिट। आप जब देखेंगे, जब भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ 77 में ये क्लियर हो गया था कि उनको अब निकाल दिया जाएगा, तहरीक चल रही थी, तो भुट्टो साहब ने भी जाके राजा बाज़ार में कहा था कि अमेरिका मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। तो ये वही प्ले बुक के ऊपर इमरान खान ने भी साइफर लहरा दिया कि इसी से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, मैं भी वो करता हूँ,
और एक जिसे कहते हैं ना विदाउट थिंकिंग, विदाउट मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आपने वही वाला बयानिया बनाया और लोगों ने बिलीव किया और आप पॉपुलैरिटी की इंतहा पे पहुंच गए। तो इसको आप कैसे समझते हैं कि ये जो इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं, ये अभी तक हम उसी गोल चक्कर में ही चल रहे हैं? अब जो गोल चक्कर था ना, उससे बाहर निकल रहे हैं। आप समझते हैं कि निकल रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने अपनी सारी ताकत ज़ाया कर दी है। भुट्टो बहुत बड़ी बात कर दी। भुट्टो तो फांसी लग गया ना। जी हाँ, भुट्टो तो फांसी लग गया जी। इसको किसी ने फांसी नहीं लगाना, ना इसको सड़क पे किसी ने कत्ल करना है, जो कि बहुत से लोग कत्ल कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए, बिल्कुल ठीक है। लियाकत अली खान, बेनज़ीर, बहुत से लोग, जी, और भी बहुत। इसको ना किसी ने कत्ल करना है, ना इसको फांसी लगाना है। ये जेल में है, जेल में रहेगा। और इसने अपनी ताकत जो थी वो ज़ाया कर दी। वो कैसे ज़ाया की, जरा इस पर रोशनी डालें। अभी देखे ना, कोई नहीं निकलता है उसके लिए। कोई निकलता है? देखें, भुट्टो के लिए तो उसकी बेटी निकली, उसकी बेगम निकली, उसकी पार्टी भी निकली। इसके लिए कोई नहीं निकलता। अभी तो जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उसको अच्छी तरह जानते हैं ना। उसने पता क्या बयान दिया है कि ये जो पार्लियामेंटेरियन है इतनी तनख्वाह लेते हैं और पार्टी को चंदा ही नहीं देते, ये मैदान में नहीं आते। उसकी वजह सिर्फ ये है कि सबको ये बात समझ आ रही है कि अगले कई साल तक, तकरीबन एक दिहाई तक, तकरीबन कोई चांस नहीं इमरान खान का। अच्छा, फिर इमरान खान क्या करता? अब ये सिचुएशन बन गई, इमरान खान के पास क्या करना चाहिए? बड़ा अच्छा मौका था। एक्सेप्ट कर लेता, नो कॉन्फिडेंस, और चलता रहता। इमरान खान के पास बहुत अच्छा मौका था कि जब उसके खिलाफ तहरीक में एतमाद आई, वो आइन और दस्तूर के मुताबिक चलता, आखिरी दिन तक ले गया। वोटिंग का जो आखिरी दिन था, क्या जरूरत पड़ी थी? वही काम तुम 10 दिन में कर सकते। उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया ताकि क्या उसके जरूरत है? आप जलसे कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं फौज के सरबराह को भी, पता नहीं किस किस को क्या क्या तुम कह रहे हो, क्या क्या उनके नाम रख रहे हो और एक्टिंग कर रहे हो। महमूद अचकज़ई ऐसे चदर लेता है, फलां करता है। अब वही महमूद अचकज़ई है ना, उसके काम आ रहा है। वही मौलाना फजलुर रहमान है ना, जिसके पास जाकर तुम्हारी पूरी जमात उसके पीछे नमाजें पढ़ती है। जी हाँ। अगर ये उस वक्त ध्यान करता और कहता है ठीक है, मेरे लोग अगर मेरे साथ नहीं हैं तो मैं घर चला जाता हूँ, तो एक बेहतर तरीका था। इसके मुकाबले में नवाज शरीफ ने बेहतर सियासत की। जब 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली कायम हुई तो पीटीआई की अक्सरियत नहीं थी। नवाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम अपनी हुकूमत बना लेते हैं। बना सकते थे, इनकी बना भी सकते थे, बना सकते थे ना, इनके पास ताकत थी। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, क्योंकि हम सीओडी में कह चुके हैं कि जिस पार्टी का मैंडेट है उसको तस्लीम करो। सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई है, वहाँ उसको मौका मिलना चाहिए कि वहाँ हुकूमत बनाए। उसके बाद एक दफ़ा पीटीआई के लोग नाराज़ हो गए, को 20 के करीब। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा क्या मौका है, गिरा दें, हम गिरा दें। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, हम नहीं गिराएंगे। नवाज शरीफ ने 2013 में बनी गाला में भी गया, इमरान खान को कहा कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, मिल के कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान को मान ही जाना चाहिए था, मैं ये नहीं कहता, नहीं, लेकिन जेस्चर आप जो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स का एक तरीका का। अच्छा, आजकल जो ये जो एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, वो बड़ा देखा जाए तो इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके बाद से तो वो बहुत कामयाब चल रहा है और इंटरनेशनली भी उसकी बड़ी पजीराई हो रही है और इंटरनली भी लोग अब उस तरीके से, ये भी एक वजह है कि पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो गई है। तो
आप ये समझते हैं कि ये भी एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, ये चलेगा और इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी, या फिर मिलिट्री का जो एक होल्ड है वो मजबूत होता जाएगा? हम यही समझते रहें जी मुल्क के लिए तो बड़ा अच्छा है, तो कल को हमें पता चले हमारे तो राइट्स ही उसके अंदर और सलब हो गए। कि आज है 9 मई जी, पिछले साल भी 9 मई था ना। जी हाँ, जी हाँ। उसने भी पीटीआई को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि जो एक आम आदमी है ना, पाकिस्तानी है, वो भले उसकी किसी के साथ हमदर्दी हो, लेकिन उसकी पहली मोहब्बत जो है वो मुल्क होता है। ऐसा ही है, यानी आपका ख्याल है कि लोगों को ये समझ आ गई है कि मुल्क की जो को तामीर और तरक्की है वो एक अलहदा चीज़ है, और मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, और वो उनको समझ, वो दे कैन सी थ्रू इट। ये आप ये समझ रहे हैं आप? मैं कहता हूँ कि 9 मई इस मुल्क में पिछले साल जो हुआ था उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, पिछले से पिछले साल। हाँ जी, वो जब भी हुआ 2023 में हुआ, 23 में हुआ था ना, तो 9 मई 2023 का जो है, और फिर उसके बाद 26 नवंबर, 2 ऐसे इवेंट हैं जिसने इमरान खान की सियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है जी। इसके पास टाइम था, क्योंकि अच्छा जर्नैल वो होता है कि अगर वो फतह याब नहीं हो रहा तो अपनी फौज को रिट्रीट करके बचा लेता है। और ये फौज नहीं होती, सियासी कारकुन होते हैं। बिल्कुल, इनके पास असला नहीं होता। हमने जिंदगी में कभी एक पत्थर उठा के नहीं मारा, और आज आपके सामने बैठे हैं ना, बात कर रहे हैं। जी हाँ। क्यों कर रहे हैं? कि हमने अपनी कुर्बानी दी है, हमें नुकसान हुआ, ठीक हो गया, क्योंकि हमारा एक नुक्ता नज़र था कि डिक्टेटरशिप को नहीं मानना, नहीं माने। लेकिन ये नहीं किया कि पुलिस स्टेशनों पे हमले किए हैं हमने जाके। ये तो जनाब 9 मई को दाखिल हो गए GHQ में, एयरफोर्स के में, बैरिया के चले गए, कोर कमांडर के घरों को, शहीदों की अलामात को इन्होंने जाके कुछ लोग, उसका नुकसान हुआ। फिर 26 नवंबर को इनके पास बड़ा अच्छा मौका था कि ये आके जहाँ इनका तय हुआ था वहाँ बैठते, वहाँ मुजाहरा कर लेते, क्या फ़र्क पड़ता था? नहीं, अपने लोगों का नुकसान किया। वैसे कुछ लोग तो गिलानी साहब ये भी कहते हैं कि ये जो एक वेव चल रही थी, एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे पाकिस्तान में, एक माहौल एक ऐसा बना हुआ था, फिर उसके ऊपर हमारे कुछ व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स भी जो थे वो भी ये कहते थे कि बहुत अनपॉपुलर है गवर्नमेंट भी, आर्मी भी। तो इस चीज़ ने शायद मोदी को इनकरेज किया कि यार ये तो अब मैं करूँगा अटैक तो लोग तो आ जाएंगे और ये पाकिस्तान वैसे ही कोलैप्स कर जाएगा, जैसे ईरान के ऊपर सर मोदी का इसराइल और अमेरिका का था कि शायद वो भी इस तो तरह पता नहीं क्या सोचता था। लेकिन जो इनके हमायती थे उनके ज़रा वीलॉग तो सुने, जी हाँ, उनके बयानात तो सुने। वो तो इनवाइट कर रहे थे, इंडिया को इनवाइट कर रहे थे। ठीक है, अब ये बात कहनी कि नहीं जी नहीं, ये तो जी फौज ने खुद किया था 9 मई। नहीं, ये तो यार ये कोई बात है करने की? इस तरह की बातें नहीं चलती। फिर जो पीपल्स पार्टी की बहाली हुई, उसमें पीपल्स पार्टी की देखें जो बेनज़ीर थी, आपको अगर याद नहीं है क्योंकि आप नौजवान हैं, जब जहाज़ अगवा हुआ था और अल-जुल्फ़कार उसमें मुलव्वस पाई गई, जी, बेनज़ीर ने खुद को उससे डिसएसोसिएट किया। अपने भाई, उसके भाई के ऊपर बात आ गई ना जी, उसने कहा मेरा कोई तल्लक नहीं, ना मेरी उसकी वालदा भी जहाज़ अगवा में अपने बेटे के साथ थी। बेनज़ीर ने खुद को डिसएसोसिएट किया। उस ज़माने में 81 में मेरे से बात किसी की हुई तो मैंने कहा कल को बेनज़ीर बनेगी वज़ीर आज़म। उन्होंने कहा जी वो नुसरत भुट्टो चेयरपर्सन है। मैं कहा नहीं बनेगी। हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए जी। अच्छा, वो जो मैं गौर करना चाहिए। मैंने जो सवाल पूछा था कि जो आजकल का जो हाइब्रिड सिस्टम जहां तक आ गया है, जो डेवलप हो गया, आया इसमें से कोई बेहतरी की उम्मीद है? कितनी है? मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है कि जो सोसाइटी के अंदर मैं तब्दीली की बात कर रहा हूँ, जी हाँ, उसमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, उसमें प्रोफेसर भी हैं, उसमें
हर मकातिब फ़िक्र के लोग हैं, उसमें हमारी आर्म फोर्सेस भी हैं। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ जो हमारी इस वक्त की आर्म फोर्सेस हैं और उसके जर्नैल हैं, उसके सिपाही हैं, वो ये समझ रहे हैं कि मुस्तकबिल में उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, वो अपने आप को दूर ले जा रहे हैं और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मजबूत होगा। आने वाले इलेक्शन में आप देख लें, जो आने वाला इलेक्शन है जी, उसके रिजल्ट आप देख लेंगे। और मैं जो कह रहा हूँ कि अगली एक दिहाई जो है, तकरीबन एक दिहाई, उसके अंदर एक ऐसी तब्दीली आ रही है कि ये मुल्क जमहूरी रास्ते पे चला जाएगा। वैसे कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब जो पहले नहीं होता था, जब मिलिट्री डिक्टेटर होता था वो तभी फॉरेन गवर्नमेंट से बात करता था, लेकिन आजकल तो एक डिप्लोमेसी जो है वो टोटली GHQ से हो रही है। देखें तो इसके ऊपर आप नहीं समझते कि ये तो उलट, जो आप कह रहे हैं उसका उलट है ये? नहीं, उलट नहीं है, उलट नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी सिंपल बात है कि 10 मई को पिछले साल 2025 में आर्मी चीफ फ़ोन करता है प्राइम मिनिस्टर को। जी हाँ। और वो स्विमिंग पूल पे प्राइम मिनिस्टर साहब है। जी, ये इत्तला तो यही थी। तो उन्होंने कहा जी हम ये करने लगे हैं। उन्होंने कहा जी इजाज़त है हमें। उसने कहा इजाज़त है। इससे पहले ये नहीं होता था। ये कारगिल का क्या हुआ था? उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर को धोखा दिया। उन्होंने तो बताया ही नहीं। धोखा दिया ना, बिल्कुल। करने के बाद भी नहीं बताया। वो तो उस वक्त जाके कहा जब खतरा पैदा हुआ कि इंडिया अब हमारे सारे बंदों को ही मार देगा। जी हाँ। और छोटे साइज के एटॉमिक वेपन जो है वो इस्तेमाल करेगा। क्योंकि हमारा ये मौक़िफ़ था कि कारगिल पर हमारी फौज तो है नहीं, बंदे ही नहीं है। ठीक है, ये तो सारे दूसरे लोग हैं। और उनको जो फौज के जवान गए हुए थे ऊपर, उनको तो एयर शेल्टर भी नहीं था। अब ये नहीं है। ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है। इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके पीछे एक मैसेज है। मैसेज ये है कि फैसला कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर ने किस बंदे से क्या काम लेना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। ये एक डिसिप्लिन के तहत काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि फ़ौज सियासत से, इक़्तिदार से अपने आप को अलग करने की तरफ जा रही है। ये जो हमें नज़र आ रहा है ना कि ये सारा काम जनाब वो कर, ये इस तरह नहीं है। ये भी एक प्रोपेगेंडा उन लोगों का है जो इस मुल्क में सियासत में नाकाम हो चुके हैं। ठीक। तो और कोई चीज़ अगर आप कहना चाहें जो आजकल के दौर की, जिससे आपको तशवीश होती हो? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि डिस्पाइट द ऑप्टिमिज्म, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके अंदर बड़ा एक ऑप्टिमिज्म है कि नहीं ये सही तरफ ही जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर इंसान को थोड़ा सा वो आप कॉन्फिडेंट नहीं होते उसके ऊपर। तो आप समझते हैं कि कुछ एलिमेंट्स या एक हमारा जो एक हिस्ट्री या एक कल्चर बन चुका हुआ है पॉलिटिकल, तो उसके अंदर तो हम फिर फौज के ज़रिए ही एक आते हैं लोग यहाँ पे, तो उसका फिर क्या किया जाएगा? उसको रोकने के लिए क्या हमने इंस्टीट्यूशनल कोई मेजर्स किए? ये सारी चीज़ें तारक साहब, ये सारी चीज़ें जो है ना ग्रेजुअली होती हैं। आप एकदम नहीं कर ये तो इवोल्यूशनरी है ना जी। हाँ जी, ये कोई एक दिन में नहीं हो सकती। एक दिन में तो नहीं हो सकता। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि गैर महसूस तरीके से हो रही हैं जी। हर आदमी की वो नज़र नहीं होती, उसका वो एक्सपीरियंस नहीं होता, और फिर हमारी अपनी ख्वाहिशात भी होती हैं। बिल्कुल। मैं जो फ़र्ज़ करें बातें कर रहा हूँ, इसमें मेरी सोच भी है, मेरी ख्वाहिश भी तो है। ऐसा ही है। मैंने सारी ज़िंदगी अवाम के हकूक़ के लिए लड़ाई की है, तो मैं तो कहूँगा कि अवाम को हकूक़ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे भाई? अच्छा, दूसरा ये है कि जिस तरह पाकिस्तान आजकल बड़ा मंजूर नज़र है, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे होती हैं, पीस टॉक्स भी हम कराते हैं, वाशिंगटन वगैरह के दौरे भी होते हैं, फील्ड मार्शल भी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं। तो आप ये समझते हैं कि हमारी मईशत और हमारे मुआशरे का एक खुशहाल होने में भी कोई की तरफ भी ये इसके जाएगा, या ये सिर्फ हमें खाली तारीफ़ें और फिर उसके बाद वही IMF
और देखें, हमारी वही कर्जे- दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि IMF से जान छूट जाए। जी कर्ज़ों की मईशत के हम हमेशा खिलाफ रहे हैं, ये हमारी ज़ाती राय, हमारी पार्टी की भी यही राय है। लेकिन इस वक्त तक हम जकड़े हुए हैं। जी हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साल गुज़िश्ता कहा था कि हमारी कोशिश है कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम हो, लेकिन उसके लिए हम सबको जद्दोजहद करना होगी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्याल था और हाल तो यही है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक सोसाइटी में वो तहरीक नहीं है, सियासी इस्तेकाम जो है अभी उस नहज पर नहीं पहुंचा जहां से मुआशी इस्तेकाम शुरू होता है। मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता अगर आपके सियासी इस्तेकाम ना हो। उसमें कितना अरसा है आपके ख्याल में? आपकी एक मैं ये समझता हूं कि अगले इलेक्शन के Prediction? बाद आ जाएगा। आ जाएगा। उसमें ये होगा कि चाइना का भी एक सिस्टम अगले इलेक्शन के बाद आ जाएगा, और क्योंकि ये जो वाकया हुआ है ना, ईरान और अमेरिका का जो झगड़ा हुआ और ये 2 जंगें हो गई हैं ना, ठीक है। और इस जंग के बाद पहली जंग में भी पाकिस्तान का किरदार था उसको बिल्कुल बंद था। कराने में। जी हाँ, लेकिन इस जंग को बंद कराने में जितना अहम किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है, इससे यकीनन पाकिस्तान को दुनिया में एक इज़्ज़त का मकाम मिला है, पूरी पाकिस्तानी कौम को। जी हाँ। और यही इस्तेकाम का बायस बनेगा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। चलें, अल्लाह करे आपकी ज़ुबान मुबारक हो और हम अपनी ज़िंदगियों में ही वो वाला एक खुशहाल दौर पाकिस्तान के लिए देखें जिसके लिए मगरबी ममालिक और बड़े मुल्क जाने जाते हैं। गिलानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे बात करते रहेंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।